गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में आईपीएल 2024 का मैच नंबर 52 खेला जाएगा बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शनिवार शाम 7:30 बजे से। इस मुकाबले से पहले आपको इन दोनों ही टीमों के बीच किस तरह की प्लेइंग 11 हो सकती है, मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है और पिच रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है। वैसे अगर इस मुकाबले की बात करें तो ये मुकाबला अब कोटा खत्म करने वाले की तरह है, क्योंकि दोनों ही टीमें जो हैं वो लगभग बाहर ही है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर तो आप समझ लीजिए कि बाहर हो चुकी है, और वहीं अगर आप गुजरात टाइटंस की बात करें तो गुजरात टाइटंस भी ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी है। बस इस मुकाबले को हार जाए तो बाहर ही समझ लीजिए। तो पिच रिपोर्ट या तमाम चीज़ें पर हम डिस्कस करें, तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊं उससे पहले दोनों ही टीमों के प्रदर्शन पर नज़र डाल लेते हैं। क्यों मैं कह रहा हूं कि भाई ये दोनों टीमें बाहर ऑलमोस्ट हो चुकी है। अगर आप पॉइंट्स टेबल पर गौर करेंगे इस सीज़न तो गुजरात टाइटंस और आरसीबी दोनों ही टॉप 4 में नहीं है, बॉटम 4 में है। वहीं आरसीबी जो है 10 में 3 मुकाबले जीते हैं, यानी 4 मुकाबले बचे हैं, यानी चारों भी जीत जाएंगे तो 4, 3, 7 यानी 14 अंक होंगे। 14 अंक पर आप क्वालिफाई कर पाओ बहुत मुश्किल है। और वहीं गुजरात की बात करें तो गुजरात ने 10 मुकाबले खेले हैं, 4 मुकाबले जीते, यानी 4 मुकाबले अगर गुजरात टाइटंस जीत जाए, यानी चारों मुकाबले गुजरात की टीम अगर जीत जाए तो फिर क्वालिफाई कर सकती है गुजरात टाइटंस। अगर एक भी मुकाबला हार जाए तो गुजरात टाइटंस के लिए सफर ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। ऑलमोस्ट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप 14 अंकों के साथ भी क्वालिफाई कर सकते हो, लेकिन 14 अंक में अगर आपको क्वालिफाई करना है तो उसके लिए आपको दूसरी टीमों के प्रदर्शन पर भी निर्भर करना पड़ेगा। अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट क्या कह रही है। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की जो पिच है बैटिंग पैराडाइज है। यहां पर बहुत ज्यादा रन्स बनते हैं, चौके छक्कों की बरसात होती है। शाम के वक्त ओस का एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले में आ जाता है, जिससे दूसरी पारी में बल्लेबाजी और भी ज्यादा आसान मानी जाती है। पिच रिपोर्ट आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता देते हैं। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में बैटिंग करना बहुत आसान है। यह पिच बल्लेबाजों के लिए सबसे बेहतरीन स्टेडियम में से एक मानी जाती है। छोटी बाउंड्री होने की वजह से बल्लेबाज यहां दिल खोलकर चौके छक्कों की बरसात करते हैं। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच लक्ष्य का पीछा करने के लिए जानी जाती है। इस मैदान पर टॉस जीतकर कप्तान पहले गेंदबाजी करने का फैसला करना सही समझते हैं, क्योंकि दूसरी पारी में बल्लेबाजी यहां और भी ज्यादा आसान हो जाती है। अब मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है, मौसम विभाग ने क्या चेतावनी जारी की है, क्योंकि चेतावनी वर्ड ये इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि भाई इस मैच पर मतलब 52nd मुकाबला, 52वें मुकाबले के दौरान बारिश की संभावना है। आपको बता दें कि शनिवार को जब ये मैच खेला जाएगा बेंगलुरु में मौसम गर्म रहेगा। गर्म इसलिए क्योंकि भाई मई का महीना चल रहा है और मई के महीने में लगभग भारत के तमाम हिस्सों में गर्मी जो है वो अपने चरम पर, पीक पर पहुंचने की कगार पर होती है। वहीं अगर हम बेंगलुरु के मौसम की बात करें तो बेंगलुरु में मौसम लगभग 40 डिग्री रहने का अनुमान है और ह्यूमिडिटी अच्छी खासी होगी। शाम होते होते मौसम में थोड़ी सी गिरावट आएगी, बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आएगी, लगभग 30 डिग्री के आसपास का मौसम रहेगा। और बारिश की संभावना, बारिश की चेतावनी, बारिश की दखलंदाजी, चाहे जो कहना है कह लीजिए, होगी मैच के दौरान। मैच के वक्त हो सकता है बारिश कुछ देर के लिए आए या लंबे वक्त के लिए आए, लेकिन हो सकता है 10% चांसेस है बारिश की। ग्राफिक्स के माध्यम से देख लीजिए क्या मौसम विभाग ने कहा है। बेंगलुरु में शनिवार को मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक मौसम साफ रहेगा। मैच वाले दिन में तापमान 38 डिग्री के आसपास रहेगी, यानी लगभग 40 डिग्री। तो वहीं शाम होते होते तापमान 27 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगी। बारिश की संभावना 10% जताई गई है, यानी 10%। ये वैसे तो नंबर बहुत कम होते हैं, न के बराबर आप समझ लीजिए, और ये पहली बार नहीं है जब मौसम विभाग ने कहा है कि भाई बारिश होगी 10%, क्योंकि अब तक हमने जितने भी मैचेस देखे हैं 50-51 मुकाबले हो चुके हैं, 52वां मुकाबला है, लगभग 50% मैचों में 10% बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और हमने सिर्फ बारिश की दखलंदाजी
एक मुकाबले में देखा है। तो भाई बारिश की दखलंदाजी कही जाती है कि भाई बारिश की चेतावनी जारी की जाती है, 10% बताया जाता है, लेकिन बारिश होती नहीं है। लेकिन मौसम विभाग जो है वो क्लियर करके चीजें रखता है। मौसम विभाग क्लियर करके आपको बता देता है कि भाई अगर आप ये मैच देखने के लिए ग्राउंड पर जा रहे हो, अगर आप ये मुकाबला टीवी पर देख रहे हो, अगर आप ये मुकाबला ओटीटी पर देख रहे हो, तो फिर आप बारिश आने की स्थिति में निराश ना होइएगा, क्योंकि मौसम विभाग पहले ही क्लियर कर रहा है। अब हेड टू हेड आंकड़े देख लेते भाई, दोनों ही टीमों के प्रदर्शन जब दोनों ही टीमें आमने सामने आई है, यानी आरसीबी और गुजरात की टीम जब जब एक दूसरे का सामना करने के लिए मैदान पर कदम रखी है, तब तब किसका पलड़ा भारी रहा है। देखिए दोनों ही टीमों के बीच अब तक कुल 4 मुकाबले खेले जा चुके हैं। 4 सिर्फ इसलिए क्योंकि गुजरात टाइटंस आईपीएल 2022 से ही अस्तित्व में आया है। तो गुजरात टाइटंस और आरसीबी के बीच कुल 4 मुकाबले खेले गए हैं, और इन 4 मुकाबलों के बाद आप कह सकते हो दोनों ही टीमों का पलड़ा एक बराबर है। कोई किसी से ऊपर नहीं है और कोई किसी के नीचे नहीं है। आरसीबी और गुजरात के बीच 4 मुकाबले खेले गए और 2-2 मुकाबलों में दोनों ही टीमों ने जीत हासिल की है। पिच रिपोर्ट आपने देख ली, बैटिंग फ्रेंडली है, मौसम गर्म रहेगा, बारिश की चेतावनी जारी की गई है, यानी कि आपने मौसम विभाग भी ने क्या जानकारी दी है वो जान लिया। हेड टू हेड आंकड़े भी आपने समझ लिए, दोनों ही टीमों का प्रदर्शन अब तक कैसा रहा है, क्वालिफाई कर सकती है दोनों ही टीमें, नहीं कर सकती, वो भी आपने जान लिया। अब जो मेन मुद्दा है भाई, मेन टॉपिक, दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं। ग्लेन मैक्सवेल वापस आ चुके हैं। ग्लेन मैक्सवेल बीच में कुछ मुकाबले जो है मिस किए थे, पिछले मुकाबले में ग्लेन मैक्सवेल की वापसी हो चुकी है, पिछला मुकाबला खेले वो। वहीं गुजरात टाइटंस भी रिद्धिमान साहा की वापसी के बाद पहले गए, तब डगमगाई, उसके बाद फिर कुछ मुकाबले जीते, फिर कुछ मुकाबले हारी। तो भाई 10 में 4 मुकाबले गुजरात जीती है, 10 में 3 मुकाबले को आरसीबी ने जीता है, यानी लगभग सिमिलर पोजीशन में ही है। तो सबसे पहले बात उस टीम की करते हैं जिसका चांस क्वालिफिकेशन में न के बराबर है, यानी आरसीबी न के बराबर चांसेस है। लेकिन अभी आप कह सकते हो कि भाई अगर किस्मत ने बहुत साथ दिया तो आरसीबी क्वालिफाई कर सकती है, लेकिन इस मुकाबले को जैसे ही हारेगी आप समझ लीजिए टाटा गुड बाय। तो आरसीबी के संभावित प्लेइंग 11 में आपको विराट कोहली और फाफ डुप्लेसिस की जोड़ी देखने वाली है। दोनों ही बहुत शानदार बल्लेबाज है, लेकिन इस सीजन विराट कोहली का बल्ला तो चल रहा है, 500 रन उन्होंने बना लिए हैं 10 मैचों में, लेकिन फाफ डुप्लेसिस उनके कंपैरिजन में आधे रन भी नहीं वो बना पाए। तो भाई दोनों ही जब बल्लेबाज चलेंगे तो टीम ज्यादा अच्छा करेगी। विल जैक्स, भाई विल जैक्स के आने के बाद से टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई। भाई विल जैक्स जो है ये वो बल्लेबाज है, उसने लगभग दुनिया के हर टूर्नामेंट में शतक लगाया है। आईपीएल में शतक नहीं था, लेकिन पिछले मुकाबले में शतक लगा दिया इन्होंने बीबीएल में शतक लगाया है, बीपीएल में शतक लगाया है, द 100 में शतक लगाया है। तमाम जो टूर्नामेंट दुनिया में जो तमाम टूर्नामेंट रहे हैं, हर टूर्नामेंट में लगभग जहां भी इन्होंने कदम रखा है शतक लगाया है। तो विल जैक्स रहेंगे टीम में और बहुत स्ट्रांग हो गई है आरसीबी। लेकिन वही कहते हैं ना कि भाई बहुत देर हो गई आपके आते आते, वही आरसीबी के लिए वही हाल है, विल जैक्स के आते आते टीम में बहुत देर हो गई। रजत पाटीदार होंगे भाई, रजत पाटीदार भी बहुत अच्छे टच में नजर आ रहे हैं, लेटली बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि रजत पाटीदार जो है वो कुछ अच्छे मेमोरीज जो है वो आरसीबी के फैंस को देंगे। कैमरन ग्रीन, अनुज रावत, दिनेश कार्तिक, ये आपको नाम दिखेंगे बल्लेबाजी में। दिनेश कार्तिक भाई क्या कहूँ इनके लिए, थोड़ा बुरा भी लगता है, थोड़ा सा गुस्सा भी आता है इन पर कि भाई जिस मैच में उम्मीद नहीं होती कि भाई बल्ला नहीं चलेगा, किसी का नहीं चला, उस मैच में 85 के आसपास रन बनाते हैं, 35 गेंदों का सामना करते हैं, मैच नहीं जीता पाते, और जिस मुकाबले में जिता सकते हैं उस मुकाबले में सिंगल तक नहीं लेते हैं, सामने वाले बल्लेबाज पर भरोसा नहीं करते हैं, गलत शॉट खेलते हैं, आउट हो जाते हैं। तो भाई T20 वर्ल्ड कप 2024 में खिलाओ मत खिलाओ, खेलेंगे नहीं खेलेंगे, चर्चाएं अब खत्म हो चुकी है। दिनेश कार्तिक अब टीम में नहीं है T20 वर्ल्ड कप के लिए, तो अब सिर्फ आईपीएल ही है जहां हम दिनेश कार्तिक को देखेंगे। हालांकि अभी टीम में चेंजेस हो सकते हैं, यू नेवर नो। अगर दिनेश कार्तिक अगले 4 मुकाबले में, क्योंकि प्लेऑफ्स में क्वालिफाई होने के चांसेस न के बराबर है, तो अगले 4 मुकाबलों में ऐसा कोई धमाका कर दे मैदान पर जिससे मजबूर हो जाए बीसीसीआई, तो बात अलग है, वरना चांसेस न के बराबर है, ना आरसीबी के क्वालिफिकेशन के लिए और ना ही दिनेश कार्तिक के
T20 खेलने के लिए। रीस टॉपली, कर्ण शर्मा, मोहम्मद सिराज, यश दयाल। गेंदबाजी बैटिंग से थोड़ी बेटर लगती है, अगर आप देखोगे तो बैटिंग से थोड़ी बेटर गेंदबाजी लगती है। कर्ण शर्मा के आने से आप कह सकते हो थोड़ा बैलेंस्ड महसूस करेगी। कर्ण शर्मा जो है वो बैटिंग में भी योगदान दे सकते हैं। याद तो होगा ही आपको मिचेल स्टार्क का आखिरी ओवर और कर्ण शर्मा के 3 छक्के। तो भाई वो ना मिचेल स्टार्क भूले हैं और ना ही हम और आप भूले हैं। तो भाई आरसीबी की बैटिंग लाइनअप, बॉलिंग लाइनअप जबरदस्त नजर आ रही है। अब जबरदस्त मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भाई अब टीम जो है सिर्फ अपने सम्मान को बचाने के लिए खेल रही है। प्लेऑफ्स में क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट न के बराबर है। वहीं गुजरात के लिए चांसेस हैं। गुजरात अगर अपने चारों मुकाबले जीत जाए, यू नेवर नो, क्वालिफाई कर जाएगी। गुजरात टाइटंस की अगर आप पॉसिबल प्लेइंग 11 देखोगे तो रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल की जोड़ी ओपनिंग करते हुए नजर आएगी। तो शुभमन गिल जो है मैन ऑन मिशन है। मैन ऑन मिशन इसलिए क्योंकि शुभमन गिल अपनी टीम को न सिर्फ प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कराना चाहते हैं, बल्कि T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेन स्क्वाड में इन्हें मौका नहीं मिला। उम्मीदें थी कि मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। अब अगर वो कुछ अच्छी पारियां खेलते हैं, प्रूव करते हैं अपने आप को, तो टीम में बदलाव की गुंजाइश है। 25 मई तक टीम में बदलाव हो सकते हैं। तो भाई दोनों जगह मैन ऑन मिशन है। साई सुदर्शन होंगे। भाई साई सुदर्शन लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे, पिछले मुकाबले में भी बहुत शानदार बल्लेबाजी की थी और इस सीजन का सबसे बड़ा स्कोर पिछले मुकाबले में ही आया था। डेविड मिलर, किलर मिलर जिस दिन चल गए भाई उस दिन टीम जीत जाती है। आपको पता है साउथ अफ्रीका के लिए भी वो लगातार कर रहे, पंजाब किंग्स के लिए 1-2 पारियां आपको याद होंगी, लेकिन गुजरात टाइटंस के लिए इस सीजन जो है किलर मिलर जो है उस तरीके की पारियां खेल नहीं पाए। एक मुकाबला याद आता है जिसमें उन्होंने भरसक कोशिश तो जरूर किया था, लेकिन वो स्कोर इतना बड़ा था कि डेविड मिलर बहुत दूर तक उस मुकाबले को नहीं ले जा पाए थे। आगे अगर देखें तो विजय शंकर आएंगे। विजय शंकर 3D प्लेयर आप कह लो चाहे जो कह लो, लेकिन इस सीजन वैसी बल्लेबाजी या वैसी गेंदबाजी कुछ नहीं कर पा रहे। राहुल तेवतिया उस तरीके का फिनिश नहीं दे पा रहे। राशिद खान फिनिश अच्छी कर रहे बल्कि बैटिंग से, लेकिन भाई राशिद खान का रोल क्या है? गेंदबाजी अच्छी नहीं हो रही है भाई। तो भाई इस टीम के साथ जो है बहुत सारे इफ्स एंड बट्स है। टीम अगर अब भी अपने सारे डाउट्स क्लियर कर ले और सारे अगर प्रॉब्लम्स है उसको सोल्यूशन निकाल ले, आशीष नेहरा दे दे, कुछ ज्ञान दे दे या समझा दे, पेप टॉक कर ले। मुझे लगता है एक पेप टॉक की जरूरत है आशीष नेहरा की तरफ से। आशीष नेहरा टीम को बहुत अच्छी तरीके से लेकर चल रहे हैं, तो उसी चीज की कमी मुझे नजर आ रही है। बाकी आपको क्या कमी नजर आ रही है इस सीजन गुजरात टाइटंस के परफॉर्मेंस में? कमेंट करके बताइएगा। उमेश यादव, नूर अहमद, मोहित शर्मा और दर्शन नालकंडे, गेंदबाजी बहुत स्ट्रांग नजर आती है कागजों पर, लेकिन अगर मोहम्मद शमी होते तो शायद ये हाल ना होता। अब वही है भाई, क्रिकेट इफ्स एंड बट्स पर तो चलता नहीं है। ये होता तो वो ना होता, वो हम अब नहीं कर सकते हैं। बस हम ये कह सकते हैं या कर सकते हैं कि भाई गुजरात टाइटंस आने वाले चारों मुकाबले जीत जाए तो फैंस को बैक टू बैक क्वालिफिकेशन का जो हैप्पीनेस है, जो खुशी है, वो दे पाएंगे। क्योंकि जब से गुजरात टाइटंस आईपीएल में शुमार हुई है तब से एक बार खिताब जीत चुकी है, एक बार फाइनल और खेल चुकी है, यानी 2 फाइनल खेल चुके हैं। इस बार क्वालिफाई हो पाएगी नहीं हो पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, कमेंट करके इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा।